सो सेक्शन बाय सेक्शन हम कवर करने लगे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 1, चैप्टर 1 विच इज़ प्रीलिमिनरी. सेक्शन 1 इज़ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. ये इसमें ये बताया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक इसकी हदें क्या हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की. कमेंसमेंट कब हुई थी, शॉर्ट टाइटल क्या है. तो भारतीय BNSS का शॉर्ट टाइटल क्या बताया इन्होंने. दिस एक्ट में भी कॉल्ड दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ईयर 2023. ये आपने याद कर लेना, ईयर 2023. फिर बाद में क्लॉज 2 क्या कहता, सबसेक्शन 2 क्या कहता. द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 देयरफॉर शैल नॉट अप्लाई. प्रोविजन इस संहिता की चैप्टर 9, 11 और 12 के अलावा नहीं अप्लाई होंगी. किस पे? स्टेट ऑफ नागालैंड पे नहीं अप्लाई होंगी और ट्राइबल एरियाज पे नहीं होंगी. बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट may by notification apply such provisions or any of them to the whole or the part of the state of Nagaland. चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है, of to the part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification. तो ट्राइबल एरियाज वो कहते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन से ये प्रोविजंस को अप्लाई करवा सकती है. आपने याद रखना कि स्टेट ऑफ नागालैंड के ऊपर अप्लाई नहीं होती. नागालैंड के ऊपर MCQ में आएगा स्टेट ऑफ गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर. आपने कहना है यार ईस्ट की स्टेट्स थी, उनमें से नागालैंड भी था, शायद असम ही ना हो. आपने गलत कर देना, इसलिए आपने याद रखना है, रट के रखना स्टेट ऑफ नागालैंड. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है. बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी हुई है कि वो इन प्रोविजंस को अप्लाई करवा सकती है स्टेट ऑफ नागालैंड पे. ट्राइबल एरियाज जो लिखा है उसका क्या मीनिंग है? The territories which immediately before 21st of January 1972 were included in the tribal areas of Assam. कहते हैं वो territories जो tribal areas of the state of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule of the constitution other than those within the limits of municipality of Shillong. तो इसमें ये याद रखना आपने कि ट्राइबल एरियाज वो एरियाज की बात कर रहा है जो सो एंड सो डेट के पहले ट्राइबल एरियाज ऑफ असम के गिने गए थे. ठीक है. इस एक्सप्लेनेशन में से बस एक ही MCQ देखा गया हर बारी कि उन्होंने बात करी है ट्राइबल एरियाज क्या हैं जो स्टेट असम के डिक्लेयर किए गए थे, वही बस. और ये कब एनफोर्स हुई है? एनफोर्समेंट डेट आपने रट लेनी है, जुलाई 1, 2024 को एनफोर्स हुई है. ठीक है. सेक्शन 2 डेफिनेशंस. इन दिस संहिता सेक्शन 1 में बस यही 4-5 चीज़ें रेलिवेंट थी, इसी के ऊपर बार बार MCQs आते हैं और बनते भी इतने ही हैं. ठीक है. डेफिनेशंस. ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है? शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन. ये पहले CRPC में नहीं थी, अब इंक्लूड हुई है. क्यों? वो आगे पता लगेगा जब हम सेक्शंस कवर करेंगे. AV इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये क्या होते हैं? यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पसेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीयर और एविडेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर द पर्पस एंड फॉर सच अदर पर्पसेज एंड बाय अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड. AV मीन्स क्या है? किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज होना, किसके लिए? पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, किसी प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, किसी की शिनाख्त, सर्च, सीयर, किसी की सर्च करने के लिए, कोई चीज़ को सीज करने के लिए, कोई एविडेंस की ऑब्टेन करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, ये सारी के लिए जो रिकॉर्डिंग की जाएगी ना A या V मेथड से, ऑडियो या वीडियो मीन्स से, तो उस चीज़ को शैल इंक्लूड द यूज. तो वो सारी चीज़ें AV मीन्स का पार्ट होंगी, क्योंकि अब प्रोसेस में AV वीडियो रिकॉर्डिंग भी नेसेसरी मैंडेटरी कर दी गई है. वो आगे हम पढ़ेंगे. बेल क्या होती है? बेल होती है रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड, वो बंदा जिसके ऊपर दोष है या शक है कि उसने मर्डर किया है सपोजडली, या रेप किया, कोई भी ऑफेंस किया, कस्टडी से अपॉन सर्टेन कंडीशंस imposed by officer or court on execution of such person of bail, bond और bond. कि जब किसी की रिहाई करी जाती है जज के द्वारा, सपोज कर लो जज ने रिहा किया, तो वो कंडीशंस के ऊपर छोड़ेगा उसको कि उसकी मर्जी है क्या कंडीशन डालनी कि ये बंदा कंट्री नहीं छोड़ सकता, ये बंदा पंजाब स्टेट नहीं छोड़ सकता, तो ये उसकी कंडीशंस के ऊपर होगा. ये थी बेल की डेफिनेशन. क्लॉज C, बेलेबल ऑफेंस. बेलेबल ऑफेंस वो है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं कि ये वाले ऑफेंसेस बेलेबल हैं, और जो इसके अलावा के हैं ऑफेंसेस जो बेलेबल नहीं हैं वो क्या हैं? वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं. ये इसकी ट्राइबिलिटी के साथ आप देख सकते हो फर्स्ट शेड्यूल में.
देख सकते हो कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। बेल बॉन्ड क्या होते हैं? किसी को रिलीज कर दो, आप कोर्ट से रिलीज कर दो, इस चीज की अंडरटेकिंग हम देते हैं श्योरिटी के साथ, वो होते हैं बेल बॉन्ड। अकेले बॉन्ड क्या होते हैं? वो होते हैं पर्सनल बॉन्ड, या फिर कह लो अंडरटेकिंग होती है कि मुझे छोड़ दिया जाए बिना श्योरिटी के। चार्ज क्या होता है? कोई भी हेड ऑफ चार्ज, या फिर जहाँ एक चार्ज, व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन, तो वो भी चार्ज का ही पार्ट है। एक चार्ज लगा वो भी चार्ज ही है, ज़्यादा चार्जेस लगे वो भी चार्ज ही है। किसी एक सेक्शन का कोई पर्टिकुलर सब सेक्शन लगा तो वो भी चार्ज का पार्ट ही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? वो ऑफेंस which means an offense for which cognizable case means a case in which police officer may in accordance with the first schedule or under any other law arrest without warrant। मोटा मोटा ये कि पुलिस वाले के पास पावर है अरेस्ट करने की बिना वारंट के, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल क्या है? जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है अरेस्ट करने की बिना वारंट के, ठीक है, ये होता है। और ये गवर्न कौन करता है? पुलिस ऑफिसर को गवर्न कौन करता है? वो गवर्न होता है फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। क्लॉज एच, कंप्लेंट क्या होती है? कोई भी एलिगेशन मेड ऑरली दिया हुआ एलिगेशन या रिटर्न में दिया हुआ, किसको? मजिस्ट्रेट को, इस नियत से कि एक्शन लिया जाए बीएनएसएस के अकॉर्डिंगली दैट सम पर्सन, चाहे वो नोन है चाहे वो अननोन है, उसने कमिट किया ऑफेंस, इसको कंप्लेंट कहते हैं। कि जैसे मैंने कंप्लेंट दी अपने क्लाइंट के लिए कि कोई बंदा मेरे क्लाइंट को मार गया, बहुत ज़्यादा ग्रीवियसली इंजर कर गया, गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था, अब मुझे पता नहीं है वो बंदा कौन है, अननोन के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दे दी, मैंने बता दिया कि ये उसका ट्रैफिक कार नंबर है, तो इसके ऊपर आप कार्रवाई करो, ठीक है, एफआईआर डालो, इन्वेस्टिगेट करो, तो ये सारा द कोर्ट विल सी, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लेंट। पर कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, पुलिस की दी हुई रिपोर्ट इज नॉट अ कंप्लेंट। A report made by a police officer in a case in which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint। कि जैसे पुलिस वाले ने एक रिपोर्ट बनाई, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगा ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उस रिपोर्ट को कंप्लेंट मान लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब डिस्क्लोज हो गया ना कि वो एक सब्सटेंटिव ऑफेंस हुआ। एंड द पुलिस ऑफिसर, उस पुलिस ऑफिसर जिसने रिपोर्ट बनाई उसको क्या मान लिया जाएगा? वो कंप्लेनेंट है। अब एमसीक्यूज इनमें से क्या आए थे? कंप्लेंट क्या है? रिटर्न में दी हुई है, ऑरल में दी हुई है, या दोनों है, ठीक है। ऑरली भी दी हुई कंप्लेंट ही मानी जाएगी, रिटर्न भी कंप्लेंट मानी जाएगी, तो आप दोनों तरीके कंप्लेंट दे सकते हो। मजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेने की। एनसीआर क्या होती है? एनसीआर भी बताता हूँ। एनसीआर को डीम्ड कंप्लेंट मान लिया जाता है। एनसीआर होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। हम जब पुलिस वालों को कहते हैं कि जी ये वाला ऑफेंस हुआ है, जो पेटी ऑफेंसेस ज़्यादातर नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, पुलिस वाले को बताया कि सर ये ऑफेंस हुआ है, तो इसकी एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट करेगा, वो एफआईआर नहीं करेगा। खैर, पुलिस स्टेशन में उनको पता नहीं होता है कि एनसीआर कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर लॉयर्स और फ्यूचर जजेस। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट इज ऑल्सो डीम्ड एज अ नोन एज अ डीम्ड कंप्लेंट, वो भी कंप्लेंट ही मान ली जाएगी। कॉग्निजेबल, इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है। कॉग्निजेबल केस पुलिस रिपोर्ट, कॉग्निजेबल केस की जो पुलिस रिपोर्ट है वो इसमें नहीं आती, वो कंप्लेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल केस की पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस रिपोर्ट वो कंप्लेंट है, लेकिन कॉग्निजेबल केस की पुलिस रिपोर्ट वो कंप्लेंट नहीं है। ये बात याद रखना, इसके ऊपर भी प्री में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। क्लॉज आई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन ऑफ एनी वर्बल, रिटन, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन या वीडियो कंटेंट, ठीक है। कुछ भी ऐसा, चार चीजें इसके ऊपर एमसीक्यू अब फ्यूचर में आएंगे। रिटन या वर्बल या पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन या वीडियो कंटेंट, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का पार्ट माने जाएंगे। या फिर ट्रांसफर किया हुआ कम्युनिकेशन हो, मैसेज भेजा हो एक पर्सन को दूसरे बंदे ने, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। कौन सी? टेलीफोन भी, मोबाइल फ़ोन भी, वीडियो प्लेयर भी, कैमरा भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ये चीज़ें करने की कैपेबिलिटी रखता हो। अच्छा, हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट होती है इन रिलेशन टू एनी स्टेट, जो हाई कोर्ट उस स्टेट की है। रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी, जो उसी जगह की हाई कोर्ट की, टू विच द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। जैसे चंडीगढ़ एक यूटी है, उसको किसकी लगती है हाई कोर्ट? पंजाब हरियाणा की, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की हाई कोर्ट है।
पंजाब की क्या कौन सी हाई कोर्ट है? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। हरियाणा की क्या? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, कोई भी और यूनियन टेरिटरी की बात कर लो कि इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट। किसी और यूनियन टेरिटरी की बात कर लो कि उसकी सबसे बड़ी क्रिमिनल अपील की अदालत सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो होगी हाई कोर्ट। इंक्वायरी क्या होती है? हर इंक्वायरी जो ट्रायल के अलावा कंडक्ट हुई है, किसके द्वारा कंडक्ट हुई है? कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो ही सिर्फ इंक्वायरी काउंट होगी, पुलिस के द्वारा वाली नहीं होगी। हर इंक्वायरी जो ट्रायल का पार्ट नहीं है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने कंडक्ट करी, वो ही सिर्फ इंक्वायरी है। इसमें तीन चीजें याद रखनी है, अदर देन अ ट्रायल, मजिस्ट्रेट और कोर्ट। उसको मैंने अंडरलाइन करके डबल टिक लगाया है। जो ज्यादा अंडरलाइन की ये चीज या ज्यादा टिक लगाए हैं, उस चीज को ध्यान रखना, वो पूछी गई चीजें हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? All processes under this Sanhita for the collection of evidence conducted by police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf. Investigation क्या है? वो सारी proceedings BNSS के अंडर हुई जिसमें हमने obtain करा एविडेंस। कौन कंडक्ट करता है इसको? कोई भी पुलिस वाला या कोई बंदा भी कर सकता है मैजिस्ट्रेट के अलावा, जिसको मैजिस्ट्रेट ने अथॉरिटी दी हुई है। बस एक्सप्लेनेशन में बड़ी अच्छी बात बताई है। इसके ऊपर लेटिन मैगजीम भी है कि लेटिन मैगजीम क्या है? स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ। तो प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट जो इनकंसिस्टेंट है हमारी बीएनएसएस की प्रोविजन से, तो क्या प्रिवेल करेगा? स्पेशल एक्ट ही प्रिवेल करेगा। ठीक है, बिकॉज स्पेशल एक्ट प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ। जनरल लॉ है बीएनएसएस और स्पेशल एक्ट। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? includes any proceedings in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। जुडिशियल प्रोसीडिंग वो होती है जिसमें एविडेंस ऑन ओथ लिया जा सकता है। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है? इन रिलेशन टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट मींस लोकल एरिया जिसके तहत इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर्स। जो दायरा दिया जाता है हर कोर्ट को, इतने से इतना एक इस मजिस्ट्रेट का एरिया है, इतने से इतना इस मजिस्ट्रेट का एरिया, तो हर उस मजिस्ट्रेट या जज की लोकल जुरिस्डिक्शन वो है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? जिसमें हाँ वो मैंने बता दिया कि पुलिस के पास पावर नहीं है अरेस्ट करने की बिना वारंट के। नोटिफिकेशन क्या होती है? जो ऑफिशियल गैजेट में आती है, भारतीय राजपत्र में आती है, वो नोटिफिकेशन होती है सरकार की नोटिफिकेशन। फेसबुक पे नोटिफिकेशन हमारी आती है ना घंटे के ऊपर, उस पर क्लिक करते हैं तो फेसबुक की नोटिफिकेशन। इंडिया की नोटिफिकेशन आती है राजपत्र में, विच इज ऑफिशियल गैजेट। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और मिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम। ऑफेंस वो होता है जो कोई भी एक्ट या मिशन जिसको कानून पनिशेबल बनाता है, जिसकी सजा मिलती है, वो ऑफेंस होता है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या होगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, अगर जो सबसे बड़ा ऑफिसर है जो इंचार्ज की ड्यूटी निभा रहा है वो ऑफिसर इंचार्ज है, लेकिन अगर वो एब्सेंट है तो उसके अलावा कोई भी और बंदा नेक्स्ट इन रैंक होगा, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा फॉर द टाइम बीइंग। प्लेस क्या होती है? प्लेस इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल। ये 5 चीजें प्लेस की कैटेगरी में आती हैं। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? वो होती है जो पुलिस मजिस्ट्रेट को देता है। जो पहले 173 की रिपोर्ट होती थी, अब है 193 सबसेक्शन 3 की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो होती है, जिसको चलान रिपोर्ट कहते हैं वो। पुलिस स्टेशन क्या होता है? कोई भी ऐसी जगह जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पुलिस स्टेशन है और जो इलाका उसको दिया गया है वो भी उसी के पार्ट माना जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? सरकारी वकील। वो बंदा जो सेक्शन 18 के तहत अपॉइंट किया गया है। इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोई भी बंदा जो उसकी डायरेक्शन में, सरकारी वकील की डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो भी पीपी का भी माना जाएगा। सब डिवीजन क्या होती है? जो डिस्ट्रिक्ट की अलॉट की जाती है वो सब डिवीजन कहलाती है। सब डिवीजन ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट इज सब डिवीजन। विक्टिम क्या होता है? वो बंदा जिसने सफर किया लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और मिशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स द गार्डियन और लीगल हायर ऑफ सच विक्टिम। वो बंदा, किसी की डेथ होगी, उसके घर वाले भी उस विक्टिम ही है, ठीक है ना। किसी को भी लॉस हुआ वो रिश्ते के खो जाने से, ठीक है। इसके ऊपर एक केस लॉ आया था कि वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वकालत में काम आ सकता है कि अगर कंप्लेनेंट एक मर्डर के केस में सपोज करो वो ही मुकर जाए, तो फिर विक्टिम जो सपोज करो एक बंदा मरा, उसका भाई है कंप्लेनेंट, भाई बिक गया, पैसे खा लिए उसने, तो उस बंदे की विधवा वो भी विक्टिम मानी जाएगी और वो अपना लॉयर करके अपनी सुनवाई करवा सकती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट हियरिंग का प्रिंसिपल ऐसे अपहेल्ड किया जाता है। वारंट केस क्या होता है?
मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, वो वारंट केस है जिसमें सजाए मौत दी जाती है या फिर उम्र कैद दी जाती है या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस 2 साल से ज़्यादा की सज़ा जिसमें दी जाए, वो वारंट केसेस होते हैं। 2 साल से कम वाले क्या होते हैं, समन्स केस होते हैं। ठीक है। और क्लॉज 2 क्या, सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 2 का कि वर्ड एक्सप्रेशन जो यहाँ नहीं BNSS में नहीं डिफाइन की है, वो तो या तो BNS में डिफाइन किए हैं या तो IT एक्ट में डिफाइन किए हैं, तो उनको इसी का पार्ट मान के पढ़ दिया जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, अब रेफरेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं, मतलब समझने कैसे हैं लीगल भाषा में बताऊँ तो। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या माना जाएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। क्लॉज सब सेक्शन 2 इसी का कहता कि जिसमें अप्रिशिएट करना है या शिफ्ट करना है एविडेंस या फॉर्मुलेट करना है, फैसला लेना है, पनिशमेंट देनी, पेनल्टी देनी, डिटेन करना कस्टडी में, कुछ भी ऐसा कोर्ट का काम करना, तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर्स का के तहत है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव नेचर का काम करना जिसमें लाइसेंस देना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना, सैंक्शन करना, प्रोसिक्यूशन और विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का काम करना, तो ये सारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की तहत आएगा। सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अदर लॉज। सारे ऑफेंसेस जो भारतीय न्याय संहिता में हैं वो इसी BNSS की गाइडलाइन से इन्वेस्टिगेट होंगे, इंक्वायर होंगे, ट्राई किए जाएंगे। या फिर क्लॉज सब सेक्शन 2 क्या कहता, सॉरी सेक्शन 2 क्या कहता है, और सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 क्या कहता कि सारे ऑफेंसेस जो किसी और लॉ में, स्पेशल लॉ में इन्वेस्टिगेट किए जाने चाहिए, वो उसी के प्रोसीजर के द्वारा किए जाएंगे जो उसकी प्रोविजंस हैं। जैसे कि टाटा मकुका के केसेस वो अपने तरीके से ही डील किए जाते हैं, तो कोई स्पेशल लॉ अगर प्रिवेल करता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। भारतीय न्याय संहिता BNSS के तहत चलेगी। सेविंग, सेक्शन 5 इज सेविंग। सेविंग क्या होता है, एक्सेप्शन। कुछ भी जो इस संहिता में दिया गया है शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन टू द कंट्री, कुछ भी नहीं अफेक्ट करेगा स्पेशल और लोकल लॉ को, जहां उसका स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है उसमें ये हाथ नहीं डालेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अपना हाथ नहीं डालेगी उन चीज़ों में। चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। हाई कोर्ट के अलावा 4 तरह की क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, ये याद रखना कितने तरह की क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इसके ऊपर प्री में क्वेश्चन आएगा। 4 टाइप्स। सेशन कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्रिमिनल कोर्ट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्रिमिनल कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल कोर्ट है। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल कोर्ट है। सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन्स। हर स्टेट शैल बी सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन। पुराने ज़माने में एक स्टेट की एक ही सेशन डिवीजन बहुत सदियों पहले हुआ करती होगी, अब बहुत सारी अलग अलग सेक्शन डिवीजन्स में हर स्टेट डिवाइडेड है। तो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के पर्पस के लिए हो या डिस्ट्रिक्ट्स की इकट्ठी हो, लेकिन आजकल एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेक्शन डिवीजन्स दी जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसके साथ कंसल्ट करने के बाद, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद इस सेशन डिवीजन का नंबर ऑल्टर कर सकती है, बढ़ाकर या घटा सकती है। सब सेक्शन 3 स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड कर सकती है किसी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में, ऐसी अल्टरेशन कर सकती है हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद। सब सेक्शन 4 सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। जो भी ऐसा बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा सेशन डिवीजन्स के साथ, उसको माना जाएगा इसी सेक्शन के तहत हुआ, सेक्शन 7 BNSS के तहत हुआ। सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन। ये याद रखना कि कोर्ट ऑफ सेशन कैसे बनती है। कोर्ट ऑफ सेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय ओनली स्टेट गवर्नमेंट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कैसे एस्टैब्लिश होता है, या मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कैसे होता है एस्टैब्लिश, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट बनेगी स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से, JMIC या JM2C बनेगा स्टेट गवर्नमेंट और कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट से, चाहे कोर्ट उसकी छोटी है लेकिन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट से। बस ये चीज याद रखनी है। एवरी सेशन कोर्ट शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। किसमें दिया हुआ है, सेक्शन 8 के सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है कि सारी सेशन कोर्ट जो है प्रिसाइड ओवर होंगी किससे, जज के द्वारा। कौन अपॉइंट करेगा जज को, हाई कोर्ट। सब सेक्शन 3
हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस, वो चाहे अगर काम ज्यादा हो किसी कोर्ट में तो एडिशनल सेशन जज हाई कोर्ट चाहे तो और अपॉइंट कर सकती है, हाई कोर्ट के पास पावर है। सबसेक्शन 4, सेशन जजेस ऑफ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी, एक ही सेशन जज को किसी और डिवीजन का एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट किया जा सकता है, तो वो अलग अलग कोर्ट्स में डिस्पोजल ऑफ केसेस का काम कर सकता है, जज की ड्यूटी निभा सकता है। सबसेक्शन 5, ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वेकेंट, हाई कोर्ट में मेक, अगर एक सेशन जज नहीं आता तो उसके अलावा कौन करेगा काम, इसका जो अरेंजमेंट होगा ये हाई कोर्ट तय करेगी। और जो मे मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन, जो अर्जेंट एप्लीकेशन जो डिसाइड होनी चाहिए उसी दिन और सेशन जज छुट्टी पे है तो वो मे बी मेड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल सेशन जज, तो वो उसकी जगह जो एडिशनल सेशन जज होगा उसको पावर दे सकती है हाई कोर्ट। और अगर एडिशनल सेशन नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डील कर सकता है उसके साथ। और हर जज या मजिस्ट्रेट के पास ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो इस एप्लीकेशन से डील कर ले। सबसेक्शन 6, Court of Session shall ordinarily hold its place as the High Court may by notification specify, but if any particular case the Court of Session is of the opinion it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold, हाँ कि सेशन कोर्ट हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन के साथ वहीं लगेगी जहाँ पे वो लगती है, जहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा हुआ है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हों कि विटनेसेस और प्रिजनर सभी की भलाई हो इसमें, न्याय की भलाई हो इसमें, तो सेशन कोर्ट कहीं और भी लग सकती है। एक बार जेल में लगी थी सेशन कोर्ट, वो शायद दिल्ली गैंगरेप वाला केस था, तो उसमें सेशन कोर्ट जेल में जाके लगी थी। ठीक है, तो मतलब सेंसिटिविटी देखकर मामले की ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं, बिकॉज जस्टिस इज सुप्रीम। सब सेक्शन 7, सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेसेस अमंग एडिशनल सेशन जज। हाँ, तो सेशन जज इस चीज के ऊपर, सब सेक्शन 7, तो सेशन जज ऑर्डर बनाएगा, ऐसे ऑर्डर देगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कैसे होगा। जब भी कोई सेशन का केस जाता है तो सेशन जज ही इसी चीज का अरेंजमेंट बनाता है कि ये वाले केसेस इसके पास जाएंगे, ये वाले केसेस इस एडिशनल के पास जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान सेशन जज खुद। सब सेक्शन 8, सेशन जज में आल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन हिज एब्सेंस, तो इस चीज का प्रोविजन भी किस तरीके से कौन हैंडल करेगा कौन नहीं करेगा, और अगर सेशन जज ना हो तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, ये सेशन जज देखेगा कि कैसे कैसे वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पावर हाई कोर्ट के पास है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो डेलीगेट की है वो सेशन जज को की गई है। इस संहिता में अपॉइंटमेंट का मतलब यही नहीं फर्स्ट अपॉइंटमेंट या प्रमोशन या पोस्टिंग, वो कहते हैं कि जो अपॉइंटमेंट की बात की है ना वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट इंक्लूड नहीं होती उसमें, ना ही पोस्टिंग होती है ना ही प्रमोशन होती है by the of a person by the government to any service or in post in connection with the affairs of union or state under any law. Such appointment, posting or promotion is required to be made by the government. So this is what they are stating. Section 9, courts of judicial magistrate. हर district में there shall be as many courts of judicial magistrates of first class and of second class and at such places as the state government में, तो कहते हैं कि JMIC या JM2C की कोर्ट्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी एस्टेब्लिश, और बने कौन एस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी किसके साथ कंसल्ट करने के बाद, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ, तो स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट चाहे तो बना सकता है एक से ज्यादा ऐसी कोर्ट्स एज पर वर्क एज पर द बिजनेस इन दैट डिस्ट्रिक्ट। सब सेक्शन 2, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट करेगी। और सब सेक्शन 3, हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स टू बी एक्सपीडिएंट और नेसेसरी कॉन्फर द पावर ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास और ऑन एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट फंक्शनिंग एज जज इन दी, तो किसी भी जुडिशियल सर्विस के मेंबर के ऊपर ये वाली पावर्स दे सकती है हाई कोर्ट। सेक्शन 10, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल CJM, हर डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जब एक JMIC किसी को भी वो अपॉइंट कर सकती है टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होने को। द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी JMIC टू बी ACJM एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव पावर्स, ACJM के पास भी सारी पावर्स होगी जो CJM के पास पावर हैं। तो CJM एक तरह का प्रधान होता है, एक तरह का CJM बाकी सारे ACJMs का जैसे चीफ होता है,
ठीक है, हेड होता है, पावर सेम ही होती है सबके पास। सब सेक्शन 3, हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाँ, तो कहते हैं कि हाई कोर्ट चाहे तो किसी भी जेएमआईसी को किसी सब डिवीजन का सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनवा सकती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास छोटा इलाका होता है और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक पूरी सब डिवीजन होती है। एंड रिलीव हिम ऑफ हिज रिस्पांसिबिलिटी सो एंड सो, ठीक है। और लास्ट सब सेक्शन, subject to the general control of CJM, every SDJM and shall have exercise। तो मतलब जो SDJM होगा वो चीफ CJM के जनरल कंट्रोल का पार्ट होगा। सच पावर्स और सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाँ, जनरल कंट्रोल होगा सारे JMICs के ऊपर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर CJM का। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ CJM, एवरी SDJM shall also have and exercise powers and supervision। और SDGM powers exercise करेगा किनके ऊपर? सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के ऊपर, अदर देन ACJ इन दी सब डिवीजन, जो उसकी सब डिवीजन में होंगे, एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई इन हिज बिहाफ। तो ये है कि CJM जो है वो हेड है एक तरह से सारे जेम्स का, और SDGM है वो बाकी जेम्स का हेड है, लेकिन SDGM ACJM के नीचे ही है, यानी कि JM उसके ऊपर SDGM, उसके ऊपर ACJM, सबसे ऊपर CJM। That's it for today. Thank you.